फिर एक बार फिर आपके अपने चैनल जेएससी फिजिक्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक टॉपिक हम लोगों ने यानी पहला जो इसका अनुप्रयोग था वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं जो है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें एक समान रूप से आवेशित एक पृष्ठ है जिसके कारण उससे कुछ दूरी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक समतल पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर जो इसका एक समान यानी इस पर आवेश कैसे है, एक समान रूप से वितरित है और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या मान लेते हैं, सिग्मा। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो था सतत आवेश वितरण वाला उसमें आवेश घनत्व की बात की थी, तो वह इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हम क्या मान लेते हैं, सिग्मा है। तो इस चादर के कारण इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हमने बताया था कि इसमें 4 स्टेप उसको फॉलो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक स्टेप करते जाएंगे और सेम उसी तरीके से इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो उसमें सबसे पहला जो स्टेप था उसमें क्या था कि जिस भी आवेश वितरण के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर, तो हम क्या करते हैं कि उसको केंद्र मानकर एक उसके चारों तरफ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाते हैं और फिर हम लोग उससे बद्ध फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो एक चीज और बताई गई थी कि बंद पृष्ठ चूज करते समय हम ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिससे हमको जब हम लोग विद्युत फ्लक्स यानी उस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स ज्ञात करें तो हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो वो बंद पृष्ठ हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जो हमारा पृष्ठ है इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती हैं, इस आधार पर ही हम काल्पनिक बंद पृष्ठ वहां पर बनाएंगे और आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पृष्ठ जो है इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा ये पृष्ठ होता है उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती हैं। तो इसमें ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल और ये सीधी दोनों दिशाओं में ये एकदम से सीधी सीधी रेखाएं निकलती हैं। क्यों? जैसे यहाँ पर हम इसको बहुत सारे, अगर हम कहें कि ये हमारा जो पृष्ठ है ये बहुत सारे बिंदु आवेशों से मिलकर बना है और वो एक समान रूप से वितरित है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है चारों दिशा में जाती है। तो यहाँ से अगर किसी आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखा नीचे जा रही है तो नीचे वाले आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी और दोनों ये विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही हैं तो ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये क्या होती हैं, दूर धकेलती हैं, तो ये सीधी होने लगती हैं। क्योंकि ऊपर से भी किसी न किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है तो ऊपर वाले विद्युत क्षेत्र रेखा के कारण ये ऊपर वाले से भी बराबर दूरी पर रहेगी और नीचे वाले से भी बराबर दूरी पर ही रहेगी। इसलिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये एकदम से पैरेलल यानी उस पृष्ठ के पैरेलल सीधे सीधे चली जाती हैं और दोनों तरफ, चूंकि ये धन आवेश है तो धन आवेश से हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो दोनों तरफ इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी और केवल पैरेलल रेखाएं ही हमको मिलेंगी दोनों साइड में। दाहिने तरफ उसकी दिशा इधर होगी और बाएं तरफ उसकी दिशा इधर होगी, तो दोनों की दिशा दोनों तरफ दिशाएं विपरीत हैं। इसी तरह से अगर ये एक समान रूप से आवेशित ऋण आवेशित प्लेट होती तो सेम इसी प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती और हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पर आके खत्म होती हैं। तो यहाँ पर बस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इधर से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आके
खत्म होती, इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आके खत्म होती, बस ये अंतर होता। ये एक समान रूप से आवेशित चादर है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमको पता हो गई। अब इसके लिए हम लोग उपयुक्त एक बंद गॉसियन पृष्ठ चूज करते हैं, और उसके लिए हम लोग जो माचिस की डिबिया होती है उसके आकार का भी गॉसियन पृष्ठ चूज कर सकते हैं, या यहाँ पर जैसे हमने किया है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ भी चूज कर सकते हैं। ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ चुनते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, यानी ये जो अनुप्रस्थ काट है, ये जो समतल पार्ट होता है, ये जो समतल पृष्ठ होता है तो हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं बेलन की, उसका क्षेत्रफल a है। बेलन के दोनों वृत्तीय समतल चादर से बराबर दूरी पर है, अर्थात चादर बेलन के एकदम मध्य में होनी चाहिए, तथा बिंदु P एक वृत्तीय समतल पर है। तो जो बिंदु P है, यानी चादर से r दूरी पर जो हमारा बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो हमारा कहाँ होना चाहिए, वृत्तीय समतल के पृष्ठ पर होना चाहिए। ये जो हमारी पहली शर्त थी, यानी पहला जो स्टेप था हमारा गॉस के नियम के अनुप्रयोग का, वो पूरा हो गया। अब हम लोग इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप को करते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे बेलनाकार जो गॉसीय पृष्ठ है उससे बद्ध फ्लक्स की गणना करते हैं। उसकी गणना के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, जो हमारा जनरल फार्मूला है पूरे बंद पृष्ठ के लिए, तो हम यहाँ क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे एस ई डॉट डी ए। तो अब चूंकि ये हमारा बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे पिछले पार्ट में किया था, इसके 2 समतल पृष्ठ होते हैं जिसको हमने समतल फर्स्ट और समतल सेकंड कहा, जो वृत्ताकार होता है, और तीसरा जो होता है वो पार्श्वतल होता है, यानी जो चारों तरफ का वक्राकार भाग होता है उसको हम पार्श्वतल भी कहते हैं, उससे बद्ध फ्लक्स। तो इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हर एक पृष्ठ के लिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और जो ये जो पार्ट है, यानी जो वृत्तीय पृष्ठ है या हमारे वक्र पृष्ठ है, उसके हर एक भाग के लिए जो हमारा थीटा मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा। तो सबसे पहले चूंकि हमारा जो पृष्ठ है ये इस प्रकार से रखा है, यानी ये हमारा आयताकार समतल पृष्ठ है, इसको ऐसे मान सकते हैं, और ये जो हमारा बेलन है ये इस प्रकार से इसके पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस भाग में इधर की तरफ, और इस धर जो है इधर है। तो इस समतल पृष्ठ की जो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा है इधर, उसकी डायरेक्शन ई की इधर है, और इस साइड जो ई की डायरेक्शन है वो इधर है। तो फिर ये जो समतल पृष्ठ है इसकी दिशा इसके लंबवत और बाहर की तरफ लेंगे, तो इसके पूरे एरिया की जो डायरेक्शन होगी एन कैप, वो किधर होगी, वो बाहर की तरफ होगी। ये जो पूरे एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी ई की ही दिशा में। तो चूंकि दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए यहाँ थीटा क्या मिला, 0 डिग्री। तो समतल फर्स्ट के लिए थीटा हमारा क्या मिला, 0 डिग्री मिला। इसी तरह से बाईं तरफ आ जाए दूसरे समतल पृष्ठ के लिए, क्योंकि इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में है, और इस समतल पृष्ठ के लिए जो इसका एरिया है उसकी डायरेक्शन भी किधर आएगी, हम लोग जानते हैं इसके लंबवत ये वाली दिशा ही होगी, और बाहर की तरफ। तो ये हमारा एन कैप किधर हो गया, ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो इसके लिए भी थीटा हमारा क्या मिलेगा, इसके लिए भी थीटा हमारा क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। तो समतल फर्स्ट और समतल सेकंड के लिए जो थीटा हमारा मिला वो 0 डिग्री मिला। तीसरा जो हमारा वक्र पृष्ठ है उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये मान लीजिए बेलनाकार सिलेंडर है, इसका ये जो पार्श्वतल है वक्राकार भाग है, इसके किसी भी छोटे से एरिया की डायरेक्शन, तो हमने अगर यहाँ पर कहीं भी छोटा सा एरिया चूज किया, तो जैसे इस इधर अगर हम चूज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन उस एरिया की इधर आएगी, और चूंकि विद्युत क्षेत्र जो हमारा है वो क्षैतिज दिशा में है, या तो इधर है या तो इधर है, तो कोण कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा।
अगर हमने नीचे की तरफ कोई एरिया चूज किया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये वाली, तो अगर नीचे की तरफ चूज किया तो इस तरह से ये उसके एरिया वेक्टर डायरेक्शन आई कोण कितना बना 90 अंश। हमने पीछे की तरफ चूज किया तो आप यहाँ देख सकते हैं तब भी कोण कितना बनेगा 90 अंश बनेगा। इस तरह से वक्र पृष्ठ के किसी भी भाग के लिए, छोटे से भाग के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्षैतिज है और हमेशा उसके किसी भी भाग के लिए थीटा हमेशा 90 अंश बनता है। इसलिए जो इसके फ्लक्स की कैलकुलेशन वो हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी स्मॉल एरिया लेंगे dA, तो वो हमारा dA, तो उसकी जो दिशा होगी नीचे की तरफ वाला भाग लिया तो नीचे, और विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है तो थीटा कितना बना 90 अंश बना। वक्र पृष्ठ के किसी भी भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसके छोटे से एरिया की दिशा के बीच कोण 90 अंश है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जब इसको ओपन करेंगे तो ये ई डी ए कॉस थीटा होगा। जब वेक्टर फॉर्म खोलेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, चूंकि समतल फर्स्ट के लिए थीटा हमारा 0 डिग्री है तो 0 रखेंगे, ये हमारा समतल फर्स्ट है। इसी तरह से समतल सेकंड के लिए भी ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, प्लस पार्श्व तल के किसी भाग के लिए और विद्युत क्षेत्र की दिशा और पार्श्व तल के किसी भी छोटे से एरिया की दिशा के बीच हमेशा कोण कितना बना है 90 अंश बना है। तो इसलिए यहाँ पर cos 90, तो cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो पार्श्व तल से बद्ध फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बचा समतल फर्स्ट ई डी ए cos 0 का मान 1 हो गया, ई डी ए ये किसके लिए है समतल सेकंड के लिए है, और इसका मान क्या हो गया 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चूंकि ये जो समतल फर्स्ट है और ये जो समतल सेकंड है, ये पृष्ठ से हम लोगों ने एज्यूम किया था कि जो पृष्ठ है ये इससे बराबर दूरी पर है। समतल पृष्ठ का कोई भी भाग लेंगे तो क्या होगा, इससे बराबर दूरी पर आएगा, और जितनी दूरी पर समतल फर्स्ट का कोई भी भाग है उतनी दूरी पर ही, क्योंकि बेलन बीचों बीच रखा है, उतनी ही दूरी पर समतल सेकंड का भी भाग है। यानी अगर पृष्ठ से r दूरी पर समतल फर्स्ट है तो पृष्ठ से r दूरी पर ही समतल सेकंड होगा। तो ये दोनों बराबर दूरी पर है, इसलिए तीव्रता क्या होगी समान होगी। ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर हमने E माना है कि इसके कारण इस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इसके कारण भी क्या मानेंगे E ही मानेंगे, क्योंकि बराबर है। तो ये दोनों कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई सेम आ गई। या E बाहर हो जाएगा, E डी ए समतल फर्स्ट प्लस E समतल सेकंड के लिए डी ए। तो अगर E बाहर हो गया तो हमको क्या ऐड करना है, केवल समतल फर्स्ट का छोटा छोटा जो एरिया है उसको जोड़ेंगे तो ये पूरे समतल पृष्ठ का एरिया आ जाएगा। और पूरा जो पृष्ठ है वो हम लोग जानते हैं वृत्ताकार पृष्ठ है, और ये अनुप्रस्थ काट है जो इसका क्षेत्रफल हमने क्या माना a माना है। तो इस छोटे छोटे एरिया को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा जिसको हम लोग a कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी a आएगा, और इसी तरह से सेम ये भी वृत्तीय पृष्ठ होता है, उसका भी एरिया a आएगा। तो इस तरह से हम दोनों क्या मानेंगे, यानी दोनों का एरिया जब आ जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन आ गई, इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे E डॉट डी ए, और यहां से चूंकि ई ए प्लस ई ए है इसलिए इसको क्या लिखेंगे 2E A। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1। अभी हम लोगों ने जो दूसरा स्टेप है वो किया, तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो बेलनाकार पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, जिसको हम लोग क्यू नेट लिखते हैं, कहीं कहीं इसको क्यू इनसाइड या क्यू ही डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है ये समतल चादर के दोनों तरफ रखा गया है। तो चूंकि ये हमारी एक बहुत ही पतली समतल चादर है,
इसकी मोटाई तो है नहीं, तो ये जो बेलन है, बेलनाकार पृष्ठ है, इसमें चादर का कितना भाग इसके बेलनाकार पृष्ठ के अंतर्गत आएगा। ये पृष्ठ हमारा आर पार करके रखा गया है। आर प्लस कार्ड का जितना क्षेत्रफल होता है उतना एरिया ही गाउसी पृष्ठ के भीतर आएगा, बाकी एरिया कहाँ पर है, बेलन के बाहर है। तो हमको किससे मतलब है, केवल गाउसी पृष्ठ के भीतर कितना एरिया है, तो ए एरिया ही उसके भीतर मिलेगा हमको। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्यू नेट के लिए, या इसको क्यू इन भी लिखते हैं, इनसाइड, क्योंकि चादर का ये ए क्षेत्रफल ही गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय जो पृष्ठ है के भीतर है। तो अगर ए क्षेत्रफल इसके भीतर है, तो ए क्षेत्रफल में कुल कितने आवेश हैं, हमको इससे ही मतलब है। तो हम उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने क्या मान रखा है, सिग्मा। तो अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा है, एक क्षेत्रफल में कितने आवेश हो जाएंगे, सिग्मा इंटू ए। अतः इस क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, इसको हम लोग क्यू नेट, यानी उसके भीतर कितना कुल चार्ज है, नेट चार्ज है, तो सिग्मा, चूंकि सिग्मा हमारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश होता है, तो ए क्षेत्रफल में कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 ये हमारा है, समीकरण नंबर 2 ये हमारा है। तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो जो लास्ट स्टेप हमारा, ये इस फार्मूले में, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एच क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें समस्त मान रख देंगे जो जो हम लोगों ने अब तक निकाला है। तो हमारा इसका मान 2e है और इसका मान क्या है, सिग्मा इंटू ए। तो ये दोनों मान यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2e इंटू ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए क्यू नेट का मान अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला होता है किसी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का। इसका जो वेक्टर रूप होता है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र मिलता है वो इस चादर के लंबवत मिलता है। तो इसके वेक्टर के रूप के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो वेक्टर रूप लिखा जाता है, यानी जिस क्षेत्र में परिणामी मिल रहा है हमको, अगर उस क्षेत्र में हमने यूनिट वेक्टर एन कैप माना है, तो ये हमारा इसका वेक्टर रूप हो जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब इस फार्मूले में एक दो छोटी छोटी चीजें हम लोग और देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है इसमें कहीं भी आर नहीं आया। आर क्या था, आर उस अनंत समतल चादर से उस बिंदु की दूरी थी जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो चूंकि इस फार्मूले में कहीं भी आर नहीं आया है, इसलिए इस अनंत आवेशित समतल चादर से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर पर निर्भर नहीं करती है। यानी इसके चारों तरफ किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, एक समान मिलेगी, अर्थात बदलेगी नहीं। इससे संबंधित कुछ और छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है, अभी हम लोग ने पढ़ा, ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी एक नंबर में आप जब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है कि किस फार्मूले में ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, या ई प्रोपोर्शनल आर की पावर 0। आर की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, यानी वो कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अब दूसरी जो चीज है,
जैसे ये हमारी अनंत रूप से आवेशित समतल चादर है, इसके निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो चाहे इस बिंदु पर हो चाहे इस बिंदु पर हो, हमारी क्या आएगी, क्योंकि आर पर निर्भर नहीं करता तो एक समान आएगी। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं वो कितनी आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, इस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसकी दिशा क्या होगी, तो चूंकि ये धन आवेश है तो इसकी दिशा जो हमारी होगी वो इससे दूर जाती हुई, धन आवेश से दूर जाती हुई उसका परिमाण ये होगा और उसके ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत होगी। इसी तरह से जब इस साइड की बात करेंगे तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, सेम आएगी। P2 पर पॉइंट P2 पर हम कहें तो परिमाण तो इतना ही आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है अब क्या होगा, क्योंकि धन आवेश से दूर जा रही है तो ये परिमाण इतना ही रहेगा, लेकिन दिशा क्या होगी, उससे दूर जाती हुई। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आएगी और यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आएगी। इसी तरह से अगर कोई ऋण आवेशित प्लेट है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसका परिमाण तो उतना ही आएगा। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसका परिमाण कितना आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, अब चूंकि ऋण आवेशित प्लेट है तो ऋण आवेशित प्लेट की तरफ आएगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसी तरह से पॉइंट P2 पर देखें तो यहाँ भी परिमाण इतना ही आएगा, लेकिन जो दिशा आएगी ऋण आवेशित प्लेट की तरफ आएगी, उसके तल के लंबवत और उस प्लेट की ओर। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तीसरा जो केस है जिसमें दो प्लेटें बहुत पास पास रखी हैं और उनके बीच या उनके बगल में उस पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। अब इसमें हम देख सकते हैं तो ये जो तीसरा केस है जिसमें दो विपरीत आवेशित प्लेटें लेकिन जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है। जैसे ये धनावेशित प्लेट है सिग्मा, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसी तरह से ये ऋण आवेशित प्लेट है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी सिग्मा है। और इसमें जो दूसरा केस है इसमें ये दो धन आवेशित प्लेटें हैं एक दूसरे के पास पास रखी हैं, इन दोनों का भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो अब इन कंडीशन में हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसे सबसे पहले बिंदु P1 पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, P2 और P3। तो P1 क्या है, ऋण आवेशित प्लेट के दाहिनी तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, P2 दोनों प्लेटों के बीच में और P3 क्या, धन आवेशित प्लेट के बाईं तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमारा है वो सीधे सीधे E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो चूंकि E सीधे सीधे सिग्मा पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए और इनके जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ये समान ही है, तो इनका जो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर बनेगा एक समान बनेगा क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो अब ऋण आवेशित प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो ऋण आवेशित प्लेट के कारण किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस डायरेक्शन में होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋण आवेशित प्लेट के कारण किधर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी तरफ दिशा होती है और परिमाण हमारा सेम है। तो परिमाण सभी सेम है तो इसको हम लोग E मान लेते हैं, E जिसका मान ये होगा। इसी तरह से इसी बिंदु P1 पर यह धनावेशित प्लेट भी अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा जिसकी दिशा किधर होगी, इसके कारण यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो उसका भी परिमाण सेम आएगा, लेकिन दिशा किधर होगी, इधर धनावेशित प्लेट से दूर जाती हुई। तो इसकी दिशा इधर हो गई। क्योंकि दोनों बराबर और विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या आ गया, 0। यानी ये जो परिणामी आया E नेट जो हमारा आया वो क्या बन गया, 0। इसी तरह से अगर पॉइंट P2 पर देखें, P2 पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है इस धनावेशित प्लेट के कारण इससे दूर जाता हुआ इधर मिलेगा और जिसका मान क्या होगा, यही होगा। इसी तरह से ऋण आवेशित प्लेट के कारण यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो किधर बनेगा, उसी की तरफ बनेगा इसके लंबवत, ये इसकी दिशा इधर होगी और दोनों बराबर और विपरीत हैं, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, E नेट परिणामी जो हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य अगर हम देखें तो मध्य में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इस प्लेट के कारण किधर आएगी, इससे दूर जाती हुई, तो इधर बनेगी
विद्युत क्षेत्र इधर बनेगा E, और ऋण आवेशित प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, सेम बनेगा, लेकिन किधर होगा, इसी प्लेट की तरफ होगा। तो यहाँ पर इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, वही आ जाएगी इस बिंदु पर। तो मध्य में यानी दो विपरीत और एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले जो हमारे चादर है उसके मध्य में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा सेम आ गई। तो यहाँ पर जो ई नेट बनेगा, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ई प्लस ई, दोनों की दिशा सेम है, तो ई प्लस ई यानी 2E हो गया। 2E का अर्थ है, ई का मान हम रख देंगे 2 गुणे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई नेट जो हमारा आता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फार्मूला आता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे हम लोग जानते हैं जो बैटरी होती हैं उसमें दो बराबर और विपरीत आवेशित प्लेटें होती हैं। प्लेटों के बाहर भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, चाहे इस तरफ देखें चाहे इस तरफ देखें, चाहे P1 पर देखें चाहे P3 पर देखें, लेकिन उसके मध्य एक विद्युत क्षेत्र होता है और उसकी तीव्रता एक समान होती है। उसका मान कितना होता है, उसका मान जो इसके बीच किसी भी बिंदु पर यानी इन प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये चीज हम ध्यान रखनी है। इस चीज का उपयोग हम आगे भी करेंगे, आगे आने वाले डेरिवेशंस में भी करेंगे। तो उसमें हम लोग जब दो बराबर और विपरीत आवेशित एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले प्लेटें होंगी तो उसके मध्य किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हमको फार्मूला रखना होगा तो हम यहाँ से ये फार्मूला डायरेक्ट रख लिया करेंगे। और उसकी दिशा किधर होगी, अब दिशा यहाँ देख सकते हैं, दिशा के लिए भी यानी धन आवेशित प्लेट से दूर और ऋण आवेशित प्लेट की ओर, तो जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की इसके भीतर वो किधर होगी, ये प्लस से माइनस की तरफ, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इस केस में। तो ये हमको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसी तरह से अगर दो धन आवेशित प्लेटें एक दूसरे के पास रखी हैं तो क्या होगा, इससे संबंधित भी चीजें हम देख लेते हैं। जैसे P1 पर अगर हम देखें तो P1 पर इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, उतना ही सेम E, और उससे दूर जाता हुआ इस प्लेट के कारण भी कितना बनेगा, E ही बनेगा, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता, और उससे दूर जाता हुआ दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा E ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की दिशा भी सेम है, तो P1 पर हमारा विद्युत क्षेत्र E नेट जो हमारा बनेगा कितना बनेगा, 2E, और इस 2E का मान और एक E का मान हमारा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये कट गया, तो E नेट हमारा जो बना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया। इसी तरह से P3 पर भी अगर हम देखें तो P3 पर जो हमारा है इस पहली प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा किधर होगी, उससे दूर जाते हुए E, उसका मान E होगा। इसका इस प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, उसका मान भी E होगा, तो सेम 2E हो जाएगा। E नेट हमारा क्या हो गया, 2E, जिसकी कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने यहाँ की, तो उसका मान भी क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ जो विद्युत क्षेत्र होगा ये हमारा क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर बात करें, दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये प्लस वाला ये जो प्लेट है इसका जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इस साइड बनेगा, इससे दूर जाता हुआ इस प्लेट से इससे दूर, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर इधर बनेगा, इससे दूर जाता हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों बराबर और विपरीत, E का मान सेम है, डायरेक्शन विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो P2 पर जो यहाँ परिणामी बनेगा E नेट इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर समान आवेशित प्लेटें पास पास रखी हैं तो बाहर विद्युत क्षेत्र रहेगा, भीतर में नहीं रहेगा। लेकिन अगर विपरीत आवेशित प्लेटें रखी हैं तो बाहर विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, शून्य है, केवल उसके भीतर और एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा मिलेगा।